इंडिया में आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं हमारे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज के टाइम पे 30 से 60 लाख रुपए लेकर लोग निकल जाते हैं यूएसए, वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, वेल स्टेटस मिलेगा, वहाँ पर उनको अच्छे से सेटल होने का वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। इसके वजह से लोगों को बेनिफिट चाहिए, ना कि ऐसा एक्सक्यूज है कि तुम पकौड़े तलोगे तो तुमको रोजगार मिलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहरहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आज के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो वेल टैलेंटेड लोग थे वो सब इंडिया छोड़कर फॉरेन जाके बस रहे, वहाँ पर का सिटीजनशिप ले रहे हैं, इंडिया का सिटीजनशिप वो छोड़ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? आई थिंक आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कि हमको मिलता नहीं है या लोगों को नहीं मिलता। अभी मैं यहाँ पर बैठ के आपको चीज़ों को सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। समझ में आए तो सीताराम, नहीं समझ में आए तो भी जय सिया राम, क्योंकि दोनों में भगवान जी है ही हमारे पास, है ना। टॉपिक पे आ जाओ, नहीं तो केस वोस हो जाएगा। एनीवे, ये जो लोग बाहर जा रहे हैं ना, इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा लॉसेस झेलने को मिल रहा है। कैसे बताता हूँ मैं। 17 बिलियन डॉलर यानी कि 1.41 लाख करोड़ रुपीस को इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है। वो बेचारा बोल रहा है कि आ जाओ, पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है मत आओ भाई, तुम जाओ, इंडिया से निकल जाओगे, वही हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन गवर्नमेंट हमारी ये नहीं चाहती। मैं फ्रेंकली बोल रहा था, पर कौन चाहेगा कि उसके घर से पैसे कहीं खर्च हो जाए? मजबूरी में जाते हैं ना, क्योंकि इंडिया के अंदर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, टैलेंट को पहचाना नहीं जाता है। अगर टैलेंट को पहचाना भी जाता है, अच्छे से रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी गंदे से बढ़ रहा है कि अच्छे से अच्छा सैलरी पैकेज हमारे यूथ को नहीं मिल पा रहा है। और होते हैं यूथ, होते हैं थोड़े से, होते हैं वो ड्रीमर होते हैं, कुछ सोचते हैं कि लाइफ में ये चाहिए, उसके लिए वो बाहर ही जाना बहुत ही सही समझते हैं। वो सोचते हैं हम यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, ग्रेजुएशन के वजह से हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और हमको एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, तो क्यों ना हम यहीं पर रहना प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जिसकी वजह से वो यूथ वापस से इंडिया आने में बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं। यूथ इंडिया से बाहर जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं, बट हमारे जो यूथ हैं वो टैलेंटेड नहीं है, लाइक स्किल्ड नहीं है। सो मैं मेरी गवर्नमेंट से, मेरा पर्सनली जो है ओपिनियन है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जो फोकस किया जाता है, हमारे यूथ वही सीखेंगे ना, कि अलग से कुछ अलग से ही सीखना स्टार्ट कर देंगे जिसकी वजह से उनको बूस्ट मिले और वो स्किल्ड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। अगर आप एजुकेशन या स्कूलिंग टाइम पे, कॉलेज टाइम पे उनको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम थिंग्स बताओगे तो वो करेंगे, अदरवाइज़ वो कैसे करेंगे? बहरहाल ये तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। तो भाइयों, में जो ये 17 बिलियन डॉलर का नंबर दिया हूँ कि हर साल बाहर चले जाते हैं इंडिया से, 1.41 लाख करोड़ रुपीस इंडिया से बाहर चले जाते हैं, ये कितना बड़ा नंबर है ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। रिलायंस जो एक साल में प्रॉफिट करता है ना, उसका 2 गुना है। बजाज ग्रुप जो एक साल में प्रॉफिट करता है ना, वो इसका 18 गुना ज़्यादा है। और वहीं हम बात करें, जो बोलते हैं हमारे गवर्नमेंट के थोड़े फ्रेंडशिप जोन में आते हैं, अदानी पोर्ट, अदानी जी की, अदानी पोर्ट के बारे में बात करें। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के साथ में अदानी जी का कोई भी रिलेशन मुझे अभी तक तो नहीं दिखा। पर्सनली मेरा जो देखने का व्यू है उसमें तो कुछ भी नहीं दिखा, और ना ही हमारे मोदी जी उसके ऊपर बात करते हैं। चाहे पार्लियामेंट में कुछ भी हो जाए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो जो हमारे अदानी पोर्ट है उससे 28 गुना ज़्यादा पैसे इंडिया से बाहर चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज बेनिफिट ऑफ डाउट होता है ना कि बाहर जाओगे तो तुमको पैसे मिलेंगे, वेल सेटल लाइफ मिलेगा, वेल अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू ग्रो योर सेल्फ। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपन इन इंडिया एज वेल, राइट? नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं रिवर्स में चलता हूँ। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों ने इंडिया को छोड़ा था, वो टाइम पे इंडिया का जो पॉवर्टी रेट था ना, मतलब इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के 80% लोग गरीबी रेखा के अंदर आते थे। इतना ज़्यादा पॉवर्टी रेट था इंडिया में। लेकिन वो टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने कैपेबल थे कि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोचकर कुछ किया जो इंडिया के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला था आज के टाइम पे। लेकिन हम लोग क्या ही
पंडित जी, गांधी फैमिली है, वो तो इंडिया को बर्बाद करने में लगी है, हम तो उसी पे रहेंगे ना। फिर उसी टाइम पे जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी, पढ़े लिखों की जो परसेंटेज था, वो 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर एजुकेटेड। लोग पढ़े लिखे नहीं, इतने गरीब, तो इंडिया को कैसे आने वाले टाइम पे मजबूत बनाया जाए, ये विज़न लेकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो टाइम थी लेट श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने रियलाइज़ किया अगर सही में हमको इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसके लिए हमको हमारे यूथ के लिए बहुत ही अच्छा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें वो जाकर अपना एजुकेशन लें और उसके वजह से हमारे इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। यही सब रीज़न लेकर जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्टिंग में ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाया, ना कि जो पाकिस्तान ने किया वो सब किया, उन्होंने आईआईटी का निर्माण किया। जो आईआईटी आज वाला आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, उसके वजह से ये सब हुआ और आज के टाइम पे हमारे यूथ सच्ची में स्केल्ड अप हो गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर साल हमारे यूथ जो फॉरेन जा रहे पढ़ने के लिए, जो इंडिया के अंदर ब्रेन ड्रेन का ये नया सिनारियो स्टार्ट हुआ है, उसको कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ होगा मे बी, क्योंकि उन्होंने इंडिया के यूथ को वो सपने दिए कि आप बड़ा सोचो, बड़ा करो और आपको बड़ा मिलेगा भी। हम कोशिश करके बड़ा प्रोवाइड करेंगे। हमारे मोदी जी तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी मोदी जी से बच जाता है, वो लोग, कुछ लोग बचते हैं तो वो जाके पकौड़ा तलने लगते हैं। पकौड़ा तल के क्या ही होगा? बेनिफिट ऑफ डाउट, इंडिया के यूथ को अगर किसी ने ड्रीम सोचना या देखना प्रोवाइड किया ना, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिसके वजह से हमारे यूथ अच्छे से पढ़े लिखे और उन्होंने सपना देखना स्टार्ट किया और सपना पूरा करने के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ें करी। आज के टाइम पे आईआईटी सेक्टर में इंडिया बहुत ही बड़ा नाम है। इन दी एंड हो क्या रहा है? अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और भी गरीब हो रहा है। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि वो टाइम पे आईआईटी जवाहरलाल नेहरू जी ना खुला के वो भी ज्ञान बांटना स्टार्ट कर देते कि तुम खुद से पढ़ लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ो, तो आज सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई और ये टेस्ला में नए सीईओ जो बने हैं वो एक्चुअली में बन पाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ज्ञान होता है, ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है लोगों को, वो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। जोक्स अपार्ट, किसी ने कहा कि द यूनाइटेड स्टेट सऊदी अरबिया से तेल इंपोर्ट करता है, जापान से कार इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत से क्या इंपोर्ट करता है? नहीं, आप सोच लो और कमेंट में बता देना भारत से क्या इंपोर्ट करता है। नहीं समझ में आया तो अब बोल ही देता हूँ। सो द आंसर इज़ पीपल, रियली स्मार्ट पीपल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया से बहुत ही स्मार्ट लोगों को अपनी कंट्री में जगह देता है, वहाँ की नागरिकता देता है। यहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं वो यूएसए में जाके बसते हैं। ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल रियलिटी है और कैसे भी करके हमको इसको रोकना पड़ेगा। तो ये रोकेंगे कैसे? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कैसे भी करके कम किया जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज के टाइम पे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो बिहार की गवर्नमेंट ने 1,75,000 सीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, जिसमें से 15,000 सीट थे वो आउट ऑफ स्टेट के लोग भी आके एग्ज़ाम दे सकते थे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो यूपी से बिहार जाने वाले ट्रेन थे ना, वो एकदम से फुल थे, कच्चा बोल सकते एकदम से, मतलब धक्का मुक्की करने का भी नहीं जगह था, कोई सांस भी नहीं ले सकता था, इतने लोग जाके एग्ज़ाम देकर आए। यूपी अपने आप को बोल रहा है कि हम आने वाले टाइम पे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं पा रही है। इसी तरह से हर एक फील्ड में देखने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो कंपटीशन के वजह से कोई भी गिव अप नहीं करता। सो फाइनली इस वीडियो को मैं भी यहीं पर गिव अप करता हूँ। मेन मोटिव यही था कि कुछ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ जो रियलिटी है, कुछ कहा सुनी आता है, इन सबको मिलाकर एक रियलिटी आपके सामने रिप्रेजेंट करें। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट में बता दियो कि कैसा लगा वीडियो। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।